नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है रॉबर्ट ग्रीन की इंटरनेशनल बेस्टसेलर द कंसाइज आर्ट ऑफ सेडक्शन। देखिए, सेडक्शन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में रोमांस और डेटिंग की तस्वीरें बनती हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का मकसद सेडक्शन को पावर, पर्सुएजन और इन्फ्लुएंस के एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल के तौर पर देखना है। बिल्कुल सही। ग्रीन ने बेसिकली सदियों की हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी इन सब को निचोड़कर हमें सिडक्शन की कला के पीछे का जो विज्ञान है वो समझाया है। ये कोई चीप ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है। आज हम दो बड़े हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ग्रीन के बताए 9 सिड्यूसिव कैरेक्टर्स या आकर्षक व्यक्तित्व क्या है, और फिर हम सिड्यूसिव प्रोसेस यानी किसी को अपनी तरफ खींचने की पूरी प्रक्रिया के कुछ सबसे जरूरी कदमों को डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं इन सिडक्टिव कैरेक्टर्स से। किताब का कोर आइडिया यही है कि असली आकर्षण आपकी पर्सनालिटी से आता है, किसी दिखावे या ट्रिक से नहीं। एग्जैक्टली। उनके ग्रीन कहते हैं कि एक मजबूत सिडक्टिव कैरेक्टर सामने वाले की सोच को धुंधला कर देता है। एग्जैक्टली। उनकी डिफेंसेस को कमजोर कर देता है। ये कैरेक्टर्स हमारी अधूरी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन ने 9 तरह के कैरेक्टर्स बताए हैं। हम आज उनमें से कुछ सबसे दिलचस्प टाइप्स पर बात करेंगे। पहला है द सायरन। द सायरन, ये नाम सुनते ही ग्रीक कहानियों की याद आती है। वो मिथिकल क्रीचर्स जो अपनी आवाज से सेलर्स को खींच लेती थीं। तो ग्रीन के हिसाब से आज के दौर की सायरन कौन है? ग्रीन कहते हैं कि सायरन एक अल्टीमेट मेल फैंटेसी है जो हकीकत की बोरिंग दुनिया से एक एस्केप और थोड़े खतरे का वादा करती है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सायरन की असली पावर उनकी फिजिकल ब्यूटी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स इन हर साइकोलॉजिकल अपील। उनकी आवाज में एक शांति होती है, उनके मूवमेंट्स में ग्रेस होता है जो सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देता है। वो लोगों की दबी हुई इच्छाओं को जगाती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका मतलब है कि पावर अपीयरेंस से नहीं बल्कि एक फैंटेसी क्रिएट करने की एबिलिटी से आती है। बिल्कुल। सायरन का प्रतीक है पानी। जैसे पानी शांत भी होता है और गहरा भी, अल्योरिंग भी और खतरनाक भी। राइट। वैसे ही सायरन लोगों को एडवेंचर के वादे में अपनी गहराई में खींच लेती है। क्लियोपैट्रा इसका एक क्लासिक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल थी। कहते हैं वो पारंपरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी मिस्टीक और थिएट्रैलिटी का माहौल बना रखा था कि रोम के सबसे शक्तिशाली मर्द भी उनके सामने घुटने टेक देते थे। एग्जैक्टली। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक जीती जागती फैंटेसी थी। वाओ। अब इसके ठीक ऑपोजिट एक कैरेक्टर है द रेक। किताब कहती है कि रेक वो हैं जो ऑपोजिट सेक्स को पूरी तरह अडोर करते हैं। उनमें एक बेकाबू पैशन होता है। हाँ, रेक का सबसे बड़ा हथियार है उनका अनअशेम्ड डिजायर। वो जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं उसे ये महसूस कराते हैं कि वो दुनिया का केंद्र है। वो रोजमर्रा की बोरिंग लाइफ, जिम्मेदारियों, मॉरल जजमेंट्स, इन सब से एक टेम्पररी एस्केप ऑफर करते हैं। भले शॉर्ट टर्म के लिए हो। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए सही, पर बहुत इंटेंस और यादगार मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। उनका सिंबल है आग। आग जो पैशनेट है, डेंजरस है और इसी वजह से डिजायरेबल भी। लेकिन एक मिनट, क्या ये रेक वाला आइडिया आज के जमाने में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पैशन ऑफर करता है, कमिटमेंट नहीं। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। देखिए, ग्रीन मोरालिटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि रेक बनना अच्छा है। वो बस ये बता रहे हैं कि रैस्का का अपील काम क्यों करता है। एग्जैक्टली। और ये अपील उन लोगों पर काम करता है जो अपनी लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी और बोर्डम से थक चुके हैं। रैस्का उन्हें वो थ्रिल देता है जो वो सीक्रेटली चाहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये साइकोलॉजी को समझने की बात है, उसे इंडोर्स करने की नहीं। अच्छा, एक और बहुत यूनिक कैरेक्टर है द डैंडी। ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के साथ प्ले करते हैं। इनका स्टाइल बहुत अलग होता है और ये थोड़ी मिस्टीरियस होते हैं। ये बहुत मॉडर्न है पर सदियों पुराना भी है। डैंडीज उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो समाज के बनाए हुए जेंडर रोल्स में फंसा हुआ महसूस करते हैं। डैंडी का नॉन कन्फॉर्मिस्ट होना ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। प्रिंस या डेविड बोवी जैसे आर्टिस्ट के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। उनका अपील सिर्फ उनके म्यूजिक में नहीं था, बल्कि उनकी एम्बिगुअस और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी में था। वो समाज के बनाए हुए रोल्स को चैलेंज करते थे। मतलब वो एक तरह से समाज की दबी हुई इच्छाओं का आईना बन जाते हैं। लोग जो खुद नहीं कर पाते वो उन्हें डैंडी में करते हुए देखते हैं और फैसिनेट हो जाते हैं। प्रिसाइजली। डैंडी का सिंबल है दी ऑर्किड, एक ऐसा फूल जो रेयर है,
ब्यूटीफुल है और एंड्रोजिनस है। वो एक लिविंग पीस ऑफ आर्ट की तरह होते हैं जिन्हें आप पूरी तरह समझ नहीं पाते और इसीलिए उनके बारे में सोचते रहते हैं। और एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो सिडक्शन को बिना रोमांस या सेक्स के इस्तेमाल करता है, द चार्मर। ये अपने टारगेट को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाकर उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। हाँ, चार्मर सोशल सिडक्शन के मास्टर्स होते हैं। इनका तरीका बहुत सटल होता है। चार्म काम कैसे करता है? चार्मर्स आपकी इनसिक्योरिटीज को शांत करते हैं, आपकी वैनिटी को फीड करते हैं और आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी राय से सहमत होते हैं और आपको स्पेशल फील कराते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। बिल्कुल, और खुद को यूजफुल बनाते हैं। टर्स के थोड़े थोड़े हिस्से हैं। कभी हम चार्मर बनने की कोशिश करते हैं, कभी डैंडी की तरह एक्ट करते हैं। हाँ, ये आर्किटाइप्स यूनिवर्सल हैं और चार्मर का सिंबल है आईना। वो दूसरों के वैल्यूज और डिजायर्स को उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे एक गहरा और कंफर्टिंग कनेक्शन बनता है। वो असल में खुद के बारे में कम और अपने टारगेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। और इस प्रोसेस में टारगेट को लगता है कि उन्हें एक सोलमेट मिल गया है, जबकि असल में वो सिर्फ अपनी परछाई से प्यार कर रहे होते हैं। तो ये आर्केटाइप्स हमें दिखाते हैं कि सिडक्शन पर्सनालिटी से शुरू होता है, पर सिर्फ एक आकर्षक पर्सनालिटी होना काफी नहीं है ना? ग्रीन कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजी है। तो चलिए अब उस स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। इसका पहला कदम क्या है? हाँ, और ये प्रोसेस पेशेंस और स्ट्रैटेजी मांगता है। ये किसी के मन में उतरने जैसा है, जल्दबाजी में नहीं हो सकता। इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है सही इंसान को चुनना, जिसे ग्रीन की भाषा में चूज द राइट विक्टिम कहा गया है। विक्टिम शब्द सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे इंसान को चुनना जिसकी लाइफ में कोई कमी हो, कोई इमोशनल वॉइड हो जिसे आप भर सके। देखिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है, उसे सिड्यूस नहीं किया जा सकता। आपको वो इंसान ढूंढना है जो किसी एडवेंचर, अटेंशन या वैलिडेशन के लिए तरस रहा हो। और फिर अप्रोच डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होना चाहिए। मतलब सीधे जाकर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट अप्रोच से रेजिस्टेंस पैदा होता है, लोगों के डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑन हो जाते हैं। लक्ष्य यह है कि टारगेट को लगे कि कंट्रोल उनके हाथ में है। शायद दोस्ती के बहाने। हाँ, दोस्ती के बहाने या प्रोफेशनल हेल्प के बहाने उनके करीब जाएं, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल बनाएं। एक बार कनेक्शन बन जाए तो अगला स्टेप है मिस्ट्री और डिजायर क्रिएट करना। इसके लिए ग्रीन 2 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स भेजना और खुद को एक ऑब्जेक्टिव डिजायर की तरह प्रेजेंट करना। इसमें सबसे गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट यह है कि इंसान उस चीज से सबसे ज्यादा ऑब्सेस होता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। मिक्स्ड सिग्नल्स जैसे कभी बहुत अटेंशन देना और फिर अचानक दूर हो जाना, या टफनेस के साथ टेंडरनेस दिखाना। हाँ, ये एक एम्बिग्विटी पैदा करता है। टारगेट आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो आपको फिगर आउट करने की कोशिश में मेंटल एनर्जी इन्वेस्ट करता है और यही इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव डिजायर बनने वाली बात, ये कैसे काम करती है? इसे हैरम इफेक्ट भी कहा गया है। ये एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हम इंसानों को वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल लगती है जिसे दूसरे लोग भी चाहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सोशल प्रूफ। राइट, अगर आप पॉपुलर दिखते हैं या ऐसा लगता है कि आपके लिए कंपटीशन है, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल, लोग उसी चीज को चाहते हैं जिसे दूसरे चाहते हैं। और शायद इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल और मैनिपुलेटिव स्टेप है एक जरूरत पैदा करना। किताब में एक लाइन है, A perfectly satisfied person cannot be seduced। ये मुझे बहुत पावरफुल लगी। ये ह्यूमन कंडीशन का एक गहरा सच है। हम सब में इनसिक्योरिटीज होती हैं, अधूरी ख्वाहिशें होती हैं। एक सेड्यूसर उन सॉफ्ट स्पॉट्स पर निशाना साधता है। वो सटल तरीके से सामने वाले में डिसकंटेंट और एंजाइटी पैदा करता है। उन्हें ये महसूस कराता है कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। हाँ, वो एक वूंड क्रिएट करता है ताकि टारगेट उस घाव को भरने के लिए आपकी तरफ आए। तो आप पहले एक कमी का एहसास दिलाते हैं और फिर खुद को उस कमी की सोल्यूशन की तरह पेश करते हैं। ये तो एडवर्टाइजिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होता है ना? एग्जैक्टली। इसका सिंबल है क्यूपिड्स एरो। प्यार या डिजायर एक सॉफ्ट टच से नहीं, बल्कि एक घाव से पैदा होती है। जब कोई इंसान वल्नरेबल महसूस करता है, तभी वो किसी क्योर करने वाले के लिए सबसे ज्यादा ओपन होता है। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। जब टारगेट आपको चाहने लगे पर किसी वजह से हेजिटेट कर रहा हो, तब आता है द बोल्ड मूव। यस, ये वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। सिडक्शन में हेजिटेशन सबसे बड़ा किलर है। महीनों की स्ट्रैटेजी, पेशेंस और टेंशन बिल्डिंग के बाद
एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको सारी शाइनेस को छोड़कर एक डिसाइसिव एक्शन लेना होता है। अगर आप उस मोमेंट में चूक गए तो सारा मोमेंटम खत्म हो सकता है। और ये मूव कैसा होना चाहिए? ये मूव अनएक्सपेक्टेड और थिएट्रिकल होना चाहिए, जो बिल्ट अप टेंशन को एक झटके में रिलीज कर दें। ये टारगेट को सोचने का मौका नहीं देता, बस उन्हें ओवरवेल्म कर देता है। ग्रीन इसकी तुलना बहुत गर्मी और उमस के बाद अचानक होने वाली तेज बारिश से करते हैं। हाँ, जो सरप्राइजिंग होती है, लिबरेटिंग होती है और अनफॉरगेटेबल होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें सिखाती है कि ये सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक गहरी समझ है। ये पेशेंस, स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन और कैरेक्टर का एक कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल, पर मैं लिसनर्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगा। ये किताब सिलेक्शन के डार्क साइड यानी आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में भी वार्न करती है। अच्छा? हाँ, सिलेक्शन एक स्पेल, एक जादू की तरह है जो इंटेंस फैंटेसी और टेंशन पर चलता है। जब द बोल्ड मूव के बाद टेंशन रिलीज हो जाती है तो रियलिटी सेट इन होती है, जो अक्सर डिसअपॉइंटमेंट ला सकती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि सेड्यूस कैसे करें। असली सवाल है उस जादू के टूटने के बाद क्या होता है, उस कनेक्शन को रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में बदलने से कैसे बचाया जाए। ये एक सवाल है जिस पर यह किताब हमें खुद सोचने पर मजबूर करती है।